हेलो स्टूडेंट्स, मैं अमित दशोरा। आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारी अकाउंटेंसी की क्लास फॉर क्लास 11। ओके स्टूडेंट्स, आप अपने फ्रेंड्स से, बड़े भाई बहन से, जिससे भी पूछेंगे, मोस्टली लोग आपको यही बोलेंगे। जब भी पूछेंगे कि कॉमर्स स्ट्रीम में सबसे टफ सब्जेक्ट कौन सा है, तो लोग आपको कहेंगे कि अकाउंटेंसी। लेकिन स्टूडेंट्स, ऐसा नहीं है बिल्कुल। ये सब्जेक्ट उनको सबसे ज़्यादा टफ लगता है जिन्होंने इसके बेसिक्स को शुरू में अच्छे से नहीं पढ़ा। तो फिर वो जैसे जैसे आगे इस सब्जेक्ट में बढ़ते जाते हैं, जैसे जैसे हायर क्लासेस में जाते हैं, वैसे वैसे उनकी तकलीफें और बढ़ती जाती है। तो मैं आपको ये अश्योर करने वाला हूँ कि हम लोग जो इस सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ रहे हैं और स्टार्ट कर रहे हैं, हम इसके बेसिक्स के साथ हम इतना स्ट्रांग हो जाएंगे कि ये सब्जेक्ट आपको बड़ा सिंपल लगेगा, बड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा, आपको बहुत अच्छा मजा आएगा पढ़ने में भी, और आपके ग्रेड्स भी इस सब्जेक्ट में बहुत अच्छे आएंगे। ये मैं आपको कहना चाहता हूं। लेकिन इससे पहले आपको इसके बेसिक्स को बहुत स्ट्रांग बनाना होगा। चलिए स्टूडेंट्स, हम इसके इंट्रोडक्शन वाले चैप्टर पे आते हैं। मैं आपको ये डेफिनेशन बताऊं या पढ़ाऊं या समझाऊं, उससे पहले हम लोग कुछ बेसिक चीज़ों पर आते हैं कि ये अकाउंटिंग नाम का जो एक प्रोसेस है, ये अकाउंटिंग जो हम समझ रहे हैं, इसको क्यों पढ़ना पड़ा, क्या ज़रूरत है इस सब्जेक्ट की, क्या चीज़ है जो हमको ये बताता है। ठीक है, ऐसा क्या करना पड़ा, क्या ज़रूरत आन पड़ी अचानक कि हमको एक सब्जेक्ट बना दिया, इसको पढ़ना पड़ रहा है, ऐसा क्यों ज़रूरत है। ठीक है, अकाउंटिंग क्या है, इसको जानने से पहले मेरे को इसके पीछे की स्टोरी आपको समझानी पड़ेगी। देखिए स्टूडेंट्स, फॉर एग्जाम्पल, एक किसी पर्सन एक्स ने बिजनेस स्टार्ट किया और उसने बिजनेस में 1 लाख रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट किया। क्या किया उसने? मिस्टर एक्स ने एक बिजनेस स्टार्ट किया और उसने 1 लाख रुपीज़ का उसमें इन्वेस्टमेंट किया। वो बिजनेस, उसने रिसोर्सेज ऑर्गेनाइज किए, बिजनेस स्टार्ट किया, वो बिजनेस कर रहा है। बिजनेस करते करते एक पर्टिकुलर टाइम के बाद उसके दिमाग में कुछ क्वेश्चंस अराइज हुए। उसके दिमाग में क्वेश्चन अराइज हुए। अब उसके दिमाग में कुछ क्वेश्चन आते हैं। उसने कहा, मैंने, फॉर एग्जाम्पल, उसने पूरा 1 साल बिजनेस कर लिया। उसने पूरा साल बिजनेस करने के बाद सोचा कि भैया, मैंने साल के शुरू में इस बिजनेस में 1 लाख रुपीस इन्वेस्ट किए थे, उसमें से कितना इन्वेस्टमेंट अभी भी मेरे बिजनेस में पड़ा हुआ है ना? हाउ मच इन्वेस्टमेंट स्टिल इन्वेस्टेड इन माय बिजनेस। ओके, या फिर हम कहें हाउ मच इन्वेस्टमेंट इज देयर ऑन दिस डेट। ठीक है, ओके, कितना इन्वेस्टमेंट अभी भी रखा हुआ है। इन्वेस्टमेंट वैसे तो 1 लाख ही पड़ा है, लेकिन उसमें से कितना पैसा आज मेरे पास लिक्विडिटी में पड़ा हुआ है, ये क्वेश्चन है मेरा। ठीक है, दूसरा वो ये देखेगा कि मैंने जो साल भर बिजनेस किया है उससे मैंने क्या कमाया या क्या गंवाया। भाई, साल भर जो मैंने बिजनेस किया, ये पैसा लगाया, मैं काम कर रहा हूँ, इतनी मेहनत करता हूँ सुबह से लेकर रात तक, तो ये जो मैंने सारा इन्वेस्टमेंट किया, इससे मैंने क्या कमाया, क्या गंवाया, आखिर मुझे क्या मिला इसको साल भर इस बिजनेस को करने से, रिजल्ट्स क्या मिले। तो वो ये जानना चाहता है कि मैंने प्रॉफिट कमाया या लॉस, है ना? वो जानना चाहेगा एक पर्टिकुलर टाइम के बाद कि मैंने प्रॉफिट कमाया या लॉस, मैंने क्या किया साल भर में, उसका रिजल्ट क्या है जो मैंने बिजनेस किया है उसका। ये उसके दिमाग में क्वेश्चन आया, है ना? फिर एक क्वेश्चन उसके दिमाग में आया कि मैं किससे पैसे मांगता हूं, कौन मुझसे पैसे मांगता है ना? मेरा बिजनेस किस किस से पैसे मांगता है, मैं किस किस से पैसे मांगता हूं, कौन कौन सी मेरी एसेट्स हैं, कौन कौन सी मेरी लाइबिलिटीज हैं। ठीक है, एसेट्स लाइबिलिटीज क्या है उसको मैं थोड़ी देर बाद बताता हूँ, वर्ड्स को, मीनिंग को। तो ये सब जानने के लिए, ठीक है, इंपॉर्टेंटली ये क्वेश्चन आपके जब सामने आता है कि साल भर आपने बिजनेस किया या एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम तक आपने बिजनेस किया, उसके बाद उस बिजनेस के रिजल्ट्स क्या हैं। भाई, एक आदमी को ये जानने का अधिकार तो है ना, बिजनेसमैन को, कि साल भर उसने पैसा इन्वेस्ट करके रखा, इतनी मेहनत की उसने खुद ने। ठीक है, तो उसके बाद उसके पैसों की, उसके इन्वेस्टमेंट की क्या रिजल्ट्स हैं, क्या उससे कोई प्रॉफिट कमाया या लॉस एंकर किया। ठीक है, उसके पास आज कितना पैसा कैश में पड़ा है, वो कितना पैसा लोगों से मांगता है, कौन कौन लोग उसके बिजनेस से पैसा मांगते हैं, ये कुछ चीजों की जानकारी तो उसको चाहिए ना, है ना? तो ये सब जानकारी उसको कौन देगा? क्या ऐसा अचानक होगा कि वो 1 साल बाद जब उसका साल कंप्लीट हो, वो रात को सोए, भगवान का नाम ले, और अचानक उसको क्या पता चले कि सारी चीज़ें, उसके प्रॉफिट लॉस, जो जो इन्फॉर्मेशन वो जानना चाहता है, वो उसको रात को सपने में दिख जाए और सुबह बड़ा खुश हो जाए वो उठ के, मुझे सब पता चल गया, मुझे परम ज्ञान मिल गया। नहीं, ऐसा नहीं होता। ठीक है, ऐसा मूवीज में हो सकता है, रियल लाइफ में नहीं होता। तो सर कौन बताएगा उसको?
है ना? कौन बताएगा उसको कि उसके प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है, कि उसके रिजल्ट्स क्या हैं, वो उसके पास कितना कैश पड़ा हुआ है, कितने लोगों से वो पैसा मांगता है, क्या एसेट्स हैं, क्या लायबिलिटीज, इसको कौन बताएगा? तो ये सब चीजें, ये जो सारे क्वेश्चन अभी आपके दिमाग में आए हैं, एक बिजनेसमैन के दिमाग में आए हैं, उन सब का आंसर देने के लिए हमको क्या करनी पड़ती है? अकाउंटिंग। इन सब चीजों का आंसर कौन करेगा? इसको अकाउंटिंग। ठीक है, अकाउंटिंग को बिजनेस की लैंग्वेज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। अकाउंटिंग अकेला ऐसा तरीका है जो ये बता सकती है कि किसी भी बिजनेस एंटिटी में क्या चल रहा है ना? उसकी पोजीशन क्या है, उसके नेट रिजल्ट्स क्या है, ठीक है, उसके ट्रांजैक्शन कौन कौन से हैं, ठीक है, कितना बिजनेस उसने किया है, कितना इन्वेस्टमेंट उसने कर रखा है, ठीक है, ये सारी इंफॉर्मेशन, ये सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको सिर्फ कौन दे सकता है? दिस प्रोसेस विच इज नोन एज अकाउंटिंग। वो आपको सिर्फ अकाउंटिंग ही बता सकता है और कोई नहीं बता सकता है। ठीक है, अच्छा, तो बेसिकली अगर मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊं तो मैं सिर्फ आपसे 2 क्वेश्चन पूछना चाह रहा था कि मुझे कम से कम ये जानने का अधिकार तो है कि साल के एंड में मैंने क्या इस जो इन्वेस्टमेंट प्रोप्राइटर ने, ओनर ने बिजनेस में किया है, उससे उसके क्या रिजल्ट्स आए हैं, क्या उसको कुछ फायदा भी मिला, क्या कुछ इनकम उसने अर्न की, क्या उसको लॉस हो गए। ये सब जानने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा? एक प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा और उस प्रोसेस का नाम क्या है? अकाउंटिंग। ठीक है, ओके, तो चलिए मैं आपको और अच्छे से समझाता हूं इसके बारे में। अगर मैं आपको डेफिनेशन पढ़ाने से पहले पूछूं या बताऊं कि व्हाट आर द बेसिक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग, हमको अकाउंटिंग क्यों करनी पड़ती, हम क्या जानना चाहते हैं स्टूडेंट्स अकाउंटिंग करके, है ना? व्हाट आर द बेसिक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग? तो पहला, टू असर्टेन प्रॉफिट और लॉस ऑफ द बिजनेस, सबसे इंपॉर्टेंट। और सेकंड, टू असर्टेन फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। फाइनेंशियल पोजीशन मतलब बिजनेस की एसेट्स और लायबिलिटीज की पोजीशन। मैंने 2 टर्म यूज की है, एक की है मैंने एसेट्स, एक टर्म मैंने यूज की है लायबिलिटीज। इन दोनों के बारे में मैं बहुत शॉर्ट में बता रहा हूं, बाकी अपने को पूरा का पूरा हमारा चैप्टर 2 इसी के बारे में है। टर्म्स के बारे में हम वहां बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। व्हाट आर द एसेट्स एंड लायबिलिटीज? देखिए मैं कुछ 2-3 टर्म बता देता हूं आपको। ठीक है, ये एसेट लायबिलिटीज तो हो गया, एक वर्ड में बता रहा हूं प्रोप्राइटर, और एक वर्ड में बता रहा हूं आपको कैपिटल। ये 4 टर्म फटाफट से डिस्कस करते हैं बहुत शॉर्ट में और फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, प्रोप्राइटर का मतलब होता है ओनर ऑफ द बिजनेस, जो भी बिजनेस का मालिक है वो प्रोप्राइटर है। कैपिटल का मतलब होता है जो भी ओनर बिजनेस को इन्वेस्टमेंट देता है, ठीक है, वो इन्वेस्टमेंट क्या कहलाता है? कैपिटल। डिटेल में आगे पढ़ेंगे, ठीक है, शॉर्ट में मीनिंग बता रहा हूं। एसेट्स क्या होती है बिजनेस की? बिजनेस की एसेट्स का मतलब बिजनेस के वो सारे रिसोर्सेज जिनकी वजह से बिजनेस काम करता है, ठीक है, बिजनेस रन हो पाता है, और उसकी वजह से बिजनेस जो है वो अपने इकोनॉमिक बेनिफिट्स डिराइव करता है। जैसे छोटा सा एग्जांपल बता दूं, अगर मुझे एक शॉप खोलना है, ठीक है, कैमरा सेल करना चाहता हूं मैं, ठीक है, मैंने शॉप एक ओपन कर लिया। ये शॉप ओपन करने से क्या हुआ? मुझे क्या क्या रिसोर्सेज की जरूरत पड़ी? मुझे लैंड चाहिए था, बिल्डिंग चाहिए था, ठीक है, फिर मुझे फर्नीचर चाहिए, ठीक है, फिर मुझे स्टॉक चाहिए, ठीक है, फिर मैं इस बिजनेस को रन कर पाऊंगा, इतने सारे रिसोर्सेज होंगे, कंप्यूटर चाहिए, बहुत सारी चीजें मुझे चाहिए, ठीक है। तो ये सारे रिसोर्सेज, कैश चाहिए बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, ये सब चीजें खरीदने के लिए, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है मेरे बिजनेस के लिए, जो रिसोर्सेज मुझे चाहिए बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, उसको चलाने के लिए, ये सारे रिसोर्स बिजनेस के क्या कहलाते हैं? एसेट्स। एंड लायबिलिटीज का मतलब होता है बच्चों बिजनेस की ऑब्लिगेशन टू रीपे, ऑब्लिगेशन टू रीपे, ठीक है, बिजनेस की वो सारी जिम्मेदारियां, है ना, वो सारे ऑब्लिगेशन जिनका बिजनेस को रीपेमेंट करना है, मतलब ऐसे सारे चीजें जिनका बिजनेस को चुकाना बाकी है, चाहे वो सर्विसेज हो, चाहे वो पैसे हो, ठीक है। किसी से उधार लिया बिजनेस ने, बैंक से लोन लिया, किसी से सामान उधार पे लिया, तो उसको वापस पैसा चुकाना बाकी है ना, तो ये जो ऑब्लिगेशन टू रीपे है, ये क्या कहलाता है? लायबिलिटीज। ये कुछ शब्दों को मैंने थोड़ा इनिशियल आपको समझा दिया, हालांकि अपन डिटेल डिस्कशन चैप्टर 2 में करेंगे, ताकि एक बार आप जब मैं बोलूं आम बोलचाल में तो आप इन शब्दों को समझ पाएं कि क्या चीजें हैं ये। ओके स्टूडेंट्स, शॉर्ट में बहुत डिटेल में अपन नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। तो ये फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब होता है पोजीशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, है ना। बिजनेस के पास कौन कौन से रिसोर्सेज रखे हुए हैं, है ना, जैसे फर्नीचर, लैंड, बिल्डिंग, कैश, है ना, ये प्लांट मशीनरी सारा। और लायबिलिटीज मतलब किसी से लोन लिया हुआ है क्या, किसी से उधार पे सामान लिया हुआ है क्या, है ना, ये सब चीजें वो लायबिलिटीज, ठीक है। तो ये 2 बेसिक चीजें हमको जाननी होती है,
और भी ऑब्जेक्टिव्स हैं, लेकिन ये 2 बेसिक ऑब्जेक्टिव हैं। तो ये चीजें जानने के लिए हमको एक प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है और उस प्रोसेस का नाम होता है अकाउंटिंग। ठीक है, ये प्रोसेस क्या है, कैसे काम करता है, ठीक है, क्यों जरूरत है वो मैंने समझा दिया आपको, क्योंकि ये एक बिजनेसमैन को ये इंफॉर्मेशन तो चाहिए ही चाहिए बेसिकली, है ना, एक इंटरवल के बाद, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद, और ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए उसको एक प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा, और उसी प्रोसेस का नाम क्या है, अकाउंटिंग। अच्छा सर, तो अब ये अकाउंटिंग है क्या? देखिए स्टूडेंट्स, बड़ा मजा आएगा आपको। अकाउंटिंग की मैंने यहां पर एक डेफिनेशन लिख रखी है आपके सामने, आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। हम पढ़ेंगे, इट इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग in a significant manner and in terms of money transactions and events which are in part at least of a financial characters and interpreting the results thereof। ये डेफिनेशन मैंने आपके लिए पूरी रीड कर दी, ये अकाउंटिंग है। और ये डेफिनेशन किसने दी है? अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स ने। ठीक है, ये उन्होंने कहा कि अकाउंटिंग इज अ आर्ट। अकाउंटिंग को क्या बोला? सबसे पहले बहुत डिटेल में डेफिनेशन पढ़ेंगे, बहुत डिटेल, मजा आ जाएगा आपको। अकाउंटिंग इज अ आर्ट। ठीक है, ओके, इट इज एन आर्ट। आर्ट क्यों कहा, मैं आपको पहले बता ही देता हूं। अकाउंटिंग इज एन आर्ट एज वेल एज साइंस। अकाउंटिंग आर्ट भी है और साइंस भी है। अकाउंटिंग साइंस इसलिए है क्योंकि इट इज गाइडेड बाय लॉजिक्स एंड रीजंस, है ना। कोई भी चीज जो रीजन और लॉजिक से गाइडेड होती है, जिसके पीछे कोई रीजन और लॉजिक होते हैं, जिसके कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, ठीक है, वो चीज साइंस कहलाती है। तो अकाउंटिंग के भी अपने प्रिंसिपल्स हैं, ये भी लॉजिक से चलती है, जो हम आगे पढ़ेंगे, इसलिए साइंस है। साथ साथ ये आर्ट क्यों है? क्योंकि अकाउंटिंग में अभी आप जो कह रहे थे ना कि हमको प्रॉफिट निकालना है, जो ऑब्जेक्टिव रखा था आपने कि टू असर्टेन प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस, इसलिए मुझे अकाउंटिंग करनी पड़ेगी, वो जानने के लिए मुझे एक अकाउंटिंग करनी पड़ेगी, है ना। तो वो जो आप प्रॉफिट फाइंड आउट करना चाहते हो या जो फाइनेंशियल पोजीशन पता करना चाहते हो, उसको पता करने के लिए आपको वेरियस मेथड्स को यूज करना पड़ेगा, बहुत अलग अलग चीजें करनी पड़ेगी। तो ये जो वेरियस मेथड्स आप यूज करोगे, जो आगे आपके सामने लिखे हुए हैं, ये सब एक आर्ट है। ठीक है, ओके, तो इसीलिए इसको आर्ट कहा गया। तो इट इज एन आर्ट ऑफ, किस चीज की आर्ट है? आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग। अरे सर, ये कह रहा है अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, लेकिन किसको रिकॉर्ड करना है, किसको क्लासिफाई करना है, किसको समराइज करना है? सर कुछ समझ में नहीं आया। इन अ सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म्स ऑफ मनी, ट्रांजेक्शंस एंड इवेंट्स विच आर इन पार्ट एटलीस्ट ऑफ अ फाइनेंशियल कैरेक्टर। ठीक है, इतने बड़े इस लाइन का मैं आपको एक सिंपल सा शॉर्ट फॉर्म बता देता हूं। हमको रिकॉर्ड, क्लासिफाई, समराइज उसको करना है, उन सारे ट्रांजैक्शंस को करना है जो कि बिजनेस के हैं और फाइनेंशियल नेचर के हैं। रिकॉर्डिंग किसकी? रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस ऑफ बिजनेस। ये रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, ये सब किसकी करनी है? ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस ऑफ बिजनेस। बिजनेस के फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की करनी है। ये बिजनेस के फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। अच्छा, उससे पहले मैं आपको एक बड़ा सिंपल सी बात बता देता हूं। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस का मतलब बिजनेस के वो सारे ट्रांजैक्शन जो कि एक्सप्रेस किए जा सकते हो मनी या मनी के वर्थ में, है ना। वो सारे क्वांटिटेटिव ट्रांजैक्शंस जिसको कि हम मनी में एक्सप्रेस कर सकते हैं, वो सारे क्या कहलाते हैं? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। ठीक है, फॉर एग्जांपल अभी आपने देखा कि मिस्टर एक्स ने बिजनेस में इन्वेस्ट किए थे 1 लाख, वो 50,000 का फर्नीचर लेके आया, वो 10,000 का कंप्यूटर लेकर आया, उसने 20,000 का स्टॉक खरीदा, उसने उस स्टॉक को 30,000 में सेल किया। मैंने ये जितने भी ट्रांजैक्शन आपको बताए, इन सबको मैंने किस में एक्सप्रेस किया है? हर एक ट्रांजैक्शन को क्या बताया? इन टर्म्स ऑफ मनी। 1 लाख का ये, 30,000 का ये, 20,000 का ये, 50,000 का ये, है ना। तो ये सारे ट्रांजैक्शन जो मैंने बिजनेस के बताए हैं, ठीक है, ये सब ट्रांजैक्शन किस नेचर के होने चाहिए? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होने चाहिए। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन मतलब वो सारे ट्रांजैक्शन बिजनेस के जो कि हम किस में एक्सप्रेस करते हैं? इन टर्म्स ऑफ मनी। वो सारे ट्रांजैक्शन जो कि मनी में एक्सप्रेस किए जा सकते हो। ठीक है, तो उन सभी ट्रांजैक्शंस को सबसे पहले तो हम क्या करते हैं? आइडेंटिफाई करें। बिजनेस से रिलेटेड वो सारे ट्रांजैक्शन जो फाइनेंशियल नेचर के हैं,
ऐसे ट्रांजेक्शन जो इन टर्म्स ऑफ मनी एक्सप्रेस किए जा सकते हैं, उनको सबसे पहले तो हम आइडेंटिफाई करें। हालांकि हमने आइडेंटिफाइंग लिखा नहीं है, लेकिन अपन उसको जब प्रोसेस में पढ़ते हैं तो सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करें, पहचानें। ठीक है, जैसे मैं आपके सामने 2 ट्रांजेक्शन रखता हूं। पहला ट्रांजेक्शन, राम स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹1 लाख, है ना। राम परचेज गुड्स फॉर ₹50,000। ये 2 ट्रांजेक्शन है। क्या ये दोनों ट्रांजेक्शन जो हैं वो इन टर्म्स ऑफ मनी एक्सप्रेस किए जा रहे हैं? बिल्कुल सर। पहले वाले में 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट दिया, दूसरे वाले में 50,000 रुपए का सामान खरीदा, तो ये ट्रांजेक्शन किस में कन्वर्ट हो रहा है? इन टर्म्स ऑफ मनी। एक्सप्रेस किस में हो रहा है? इन टर्म्स ऑफ मनी। तो ये किस नेचर का है? फाइनेंशियल नेचर का। बिल्कुल सही। अच्छा, राम इज अ वेरी हार्ड वर्किंग गाय एंड ही स्पेंड 16 आवर्स अ डे इन हिज ऑफिस। राम एक बहुत मेहनती आदमी है और उसने हर दिन 16 घंटे काम किया, बिजनेस में काम किया। ठीक है, ये बिजनेस से रिलेटेड तो इवेंट है, ट्रांजेक्शन है, इवेंट है। ठीक है, लेकिन क्या इसको मैं कहीं इन टर्म्स ऑफ मनी एक्सप्रेस कर रहा हूं? मैंने कहा कि 16 घंटे काम किया, पर मैंने ये बताया कि कितने रुपए का काम किया। और कोई बता सकता है कि उसकी हार्ड वर्किंगनेस का कितना रुपया होगा? नहीं, है ना। तो इस केस में वो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन नहीं हुआ, मेहनत करने वाला, 16 घंटे ऑफिस में बैठने वाला। लेकिन बाकी ट्रांजेक्शन किस नेचर के? फाइनेंशियल नेचर के। ओके स्टूडेंट्स, तो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन जो बिजनेस के होते हैं उनको आइडेंटिफाई करना, पहचानना, और फिर उनको सबसे पहले क्या करना? रिकॉर्ड करना बिजनेस में। सारे ट्रांजेक्शन्स को, बिजनेस के फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स को सबसे पहली स्टेप में क्या किया जाता है स्टूडेंट्स? रिकॉर्ड किया जाता है। रिकॉर्ड किया जाता है, वो भी किस ऑर्डर में? क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब हो गया, जो ट्रांजेक्शन पहले हुआ वो पहले रिकॉर्ड होगा, जो बाद में हुआ वो बाद में रिकॉर्ड होगा, सीरीज से रिकॉर्ड होता जाएगा। ठीक है, सबसे पहला काम है आपको सारे ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना होगा। आप कुछ नहीं करते, आप क्या करते हैं? सब चीज रिकॉर्ड करते जाते हो। अच्छा, राम ने बिजनेस स्टार्ट किया, 1 लाख रुपए दिए बिजनेस को। ठीक है, फिर उसने 50,000 का फर्नीचर खरीदा, उसने 30,000 रुपए का राम से सामान खरीदा, 50,000 रुपए में मोहन को सामान बेचा, उसने 2,000 रुपए दुकान का इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे किया, उसने अपने एम्प्लॉय को 5,000 रुपये सैलरी दिया। ठीक है, उसने अपने बिजनेस के लिए कोई ट्रैवलिंग किया, उसके लिए उसको जो ट्रैवलिंग एक्सपेंस था वो पे करना पड़ा। ये सब क्या है? बहुत सारे नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स हैं बिजनेस के जो होते रहते हैं, है ना। इन सब ट्रांजेक्शन्स को सबसे पहले क्या करते हैं? वो डेट वाइज और जो सीरीज वाइज उसको सिंपली रिकॉर्ड करते जाते हैं। सबसे पहला काम अकाउंटिंग में ये है कि आप फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते जाओ। ठीक है, वो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रिकॉर्ड करते जाते हैं, लिखते जाते हैं, जो हुआ उसको लिखते जाओ बस। ठीक है, ये जो हम रिकॉर्डिंग करते हैं, ये जिस बुक में करते हैं उसका नाम होता है जर्नल। क्या होता है? जर्नल। ठीक है, जो रिकॉर्डिंग होती है वो किस में होती है? जर्नल के अंदर होती है ना। हमारी एक बुक होती है, उसका नाम होता है जर्नल। जब हम उस ट्रांजेक्शन को उस बुक में रिकॉर्ड करना होता है तो हम उस जर्नल की बुक में हम उसको लिख देते हैं, उसकी एंट्री बना देते हैं, और वो ट्रांजेक्शन बिजनेस में क्या हो जाता है? रिकॉर्ड हो जाता है। तो सबसे पहले अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। किसको रिकॉर्ड करना है सर? फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स ऑफ द बिजनेस को। अच्छा, उससे पहले भी क्या करना है सर? आइडेंटिफाई करना है कि ये फाइनेंशियल नेचर का ट्रांजेक्शन है बिजनेस का, और फिर उसको बुक्स में रिकॉर्ड करना है। ठीक है, सारे ट्रांजेक्शन, जितने भी ट्रांजेक्शन बिजनेस के होंगे उनको हम रिकॉर्ड करते जाएंगे। किस ऑर्डर में? क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। और जिसमें रिकॉर्ड करते हैं उस बुक का नाम क्या होता है? कहाँ रिकॉर्ड होते हैं ये सारे ट्रांजेक्शन? जर्नल में। हम एक जर्नल एंट्री पास करते हैं और वो ट्रांजेक्शन हमारी बुक में रिकॉर्ड हो जाता है। अच्छा, तो सर रिकॉर्डिंग तक बात समझ में आ गई। सेकंड क्या है? क्लासिफाइंग। ओके, आप एक बात छोटी सी अब सोच के देखिए, आपने साल भर सारे ट्रांजेक्शन को बिल्कुल ईमानदारी से रिकॉर्ड किया। ठीक है, जो चीज़ जब जब हुई बिजनेस में, जो फाइनेंशियल नेचर की थी, आप उसको रिकॉर्ड करते गए। ठीक है, अब क्या सिर्फ रिकॉर्ड कर देने से आपका जो ऑब्जेक्टिव था, आप जिसके लिए अकाउंटिंग करना चाहते थे, किसके लिए करना चाहते थे अकाउंटिंग? आप इसलिए चाहते थे क्योंकि आप ये पता कर सको कि उसको प्रॉफिट हुआ है या लॉस, उसकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है ना। क्या आप सिर्फ सारे ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर लोगे तो वो रिकॉर्ड होने के बाद वो ट्रांजेक्शन क्या अपने आप बता देंगे कि हमको फायदा हुआ कि नुकसान? फॉर एग्जाम्पल, आप खाली लिखते जाओगे कि रोज क्या हुआ, किसको सामान दिया, किससे लिया, किसको सैलरी दिया, क्या एक्सपेंस किया, क्या इनकम हुई, सब लिख दिया। तो क्या ये लिख लेने से आपको उसके रिजल्ट पता चल जाएंगे? क्या आप वो कॉपी देखोगे जिसके अंदर वो आपने सारा लिखा हुआ है, या कंप्यूटर में एक शीट में आपने सारा रिकॉर्ड किया हुआ है? ठीक है, वो शीट को देखने से क्या आपको उसके नेट रिजल्ट मिल जाएंगे? सर नहीं मिलेंगे।
हाँ, हमारे पास रिकॉर्ड जरूर होगा कि कौन से दिन कौन सा ट्रांजेक्शन हुआ है, लेकिन उस ट्रांजेक्शन की वजह से मुझे फायदा हुआ या नुकसान ये पता नहीं चलेगा। और आज मेरे पास कितना पैसा पड़ा है, कितने दूसरी एसेट्स हैं, क्या क्या मेरी लाइबिलिटीज हैं, ये मुझे खाली उन ट्रांजेक्शन को पढ़ के पता नहीं चलेगा। इसका मतलब आपका जो मेन ऑब्जेक्टिव है ना, वहां तक पहुंचने के लिए सिर्फ रिकॉर्डिंग से काम नहीं चलेगा, अभी आगे और काम करना बाकी है। तो अब हम क्या करेंगे, रिकॉर्डिंग के बाद हम करेंगे स्टूडेंट्स क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन जो है वो दूसरी स्टेप है हमारी, क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन करेंगे। ये क्लासिफिकेशन क्या है? क्लासिफिकेशन का मतलब हुआ कि हमने जो सारे ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड किए वो तो खिचड़ी बन गई है। फॉर एग्जांपल मैंने सेल्स जो किया है वो साल में 500 बार किया है, 500 टाइम्स विद डिफरेंट अमाउंट्स। मैंने 500 टाइम्स सेल्स, भाई रोज मेरी सेल्स होती थी, कभी एक बार किया, कभी दिन में 2 बार किया, कभी 5 बार किया, कभी बिल्कुल नहीं किया। तो ऐसे करते करते साल में मैंने कितनी बार सामान बेचा? टोटल 500 बार। ये तो सिर्फ मैं सेल्स की बात कर रहा हूं। ऐसे मैंने 200 बार परचेज किया है, ठीक है, गुड्स को परचेज भी करके लाया हूं मैं 200 बार, ठीक है। 20 बार मैंने सैलरी दी है, 15 बार मैंने इलेक्ट्रिसिटी का बिल भरा है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे खर्चे हुए। तो मैंने तो क्या किया, जिस दिन जो खर्चा हुआ, जैसे दिन में 5 बार सेल हुई तो मैंने उस सेल को कितनी बार लिख दिया? 5 बार। मैं तो रिकॉर्ड करता गया अभी तक, है ना। अच्छा, तो रिकॉर्ड है मेरे पास, लेकिन उस रिकॉर्ड को देख के लास्ट में तो कुछ पता ही नहीं चल रहा है, उससे कोई रिजल्ट तो पता ही नहीं चल रहा है। अच्छा, तो मैंने सेकंड स्टेप में क्या किया, मैंने उसको क्लासिफाई किया। क्लासिफिकेशन का मतलब अब मैं क्या करूंगा, एक पर्टिकुलर हेड से रिलेटेड जितने भी ट्रांजैक्शन हैं, एक पर्टिकुलर हेड से रिलेटेड जितने भी ट्रांजैक्शन हैं उनको मैं एक जगह लाके इकट्ठा कर दूंगा। जैसे अब मैं क्या करूंगा, साल में 500 बार सेल्स हुई है ना अलग अलग दिन पे, तो मैं वो सारे सेल्स के ट्रांजैक्शन एक टेबल में लाके रख दूंगा। वो सारे ट्रांजैक्शन जितने भी सेल्स से रिलेटेड ट्रांजैक्शन अलग अलग दिन हुए हैं, अलग अलग समय हुए हैं, उन सबको मैं इकट्ठा करके कहां डाल दूंगा? इस टेबल में, ठीक है। उसी तरह से जितने दूसरे ट्रांजैक्शन जैसे परचेज के ट्रांजैक्शन है, तो वो परचेज के ट्रांजैक्शन जब जब भी हुए हैं अलग अलग दिन मिक्स हो गए। अब तो रिकॉर्डिंग में तो सब मिक्स हुए, अब वहां से मैं इनको अलग करना, क्लासीफाई करना शुरू करूं, इंफॉर्मेशन का क्लासिफिकेशन करूंगा, अलग अलग करूंगा। अच्छा, परचेज अलग करो, सेल्स अलग करो, सैलरी अलग करो, ठीक है। समझ में आ रही मेरी आपको बात, ठीक है। इस तरह से हम सारे ट्रांजैक्शंस को क्या करेंगे, अलग अलग हेड्स में अब क्लासिफाई करना शुरू कर देंगे, इकट्ठा करना शुरू करेंगे। एक नेचर से रिलेटेड सारे ट्रांजैक्शन को हम जो जितनी भी बार वो हुए हैं पूरे साल में, उनको हम इकट्ठा करके एक टेबल में लाके रख देंगे। इसको कहते हैं क्लासिफिकेशन। और ये जो टेबल आपने बनाई है ये कहलाता है लेजर अकाउंट्स। क्या कहलाते हैं? लेजर अकाउंट्स, ठीक है। ये लेजर है, तो जैसे सेल्स का लेजर, परचेज का लेजर, सैलरी का लेजर, रेंट का लेजर, ठीक है। बात समझ में आ रही है? इस तरह से हम अलग अलग इन ट्रांजैक्शंस को हमने अलग अलग क्या कर दिया, क्लासिफाई कर दिया। और क्लासिफिकेशन जो है, ये क्लासिफाइंग जो है वो कहाँ होता है? इन लेजर अकाउंट। रिकॉर्डिंग का होता है जर्नल में, क्लासिफिकेशन का होता है बाय प्रिपेयरिंग लेजर अकाउंट। सर सेल्स 500 बार आ गई थी, उन 500 बार सेल्स को अलग अलग दिन रिकॉर्ड किया था। अब हम एक साथ क्या करेंगे, सेल्स के सारे ट्रांजैक्शन हम इस टेबल में ला के रख देंगे। इससे क्या होगा, इससे हमको ये पता चल जाएगी कि साल भर में टोटल सेल्स का बैलेंस कितना है। इस तरह से जब परचेज के ट्रांजैक्शन को इकट्ठा करके इस टेबल में डाल दूंगा तो मुझे ये पता चल जाएगा कि मेरे साल भर का परचेज का बैलेंस कितना है। तो अब इंफॉर्मेशन थोड़ी और क्या हो गई, मीनिंगफुल। पहले तो कुछ पता ही नहीं चल रहा था, पहले तो बस लिखा हुआ है अपने सारा, है ना। अब उसका करना क्या है, तो मैंने कहा चलो एक काम करो, सारे एक जैसे ट्रांजैक्शन को अलग अलग घर में रख दो, अपने अपने घर भेज दो इनको। तो जैसे सेल्स वाले जितने भी थे उनको इकट्ठा करके यहाँ रख दिया, परचेज वालों को यहाँ रख दिया। तो इससे क्या हुआ, मुझे अब एक एक ट्रांजैक्शन का एक्चुअल टोटल बैलेंस पता चलने लग गया कि अच्छा साल भर में इतनी सेल्स की है, सब प्लस कर देंगे, परचेजेस का जो बैलेंस आ रहा होगा इतनी परचेज की है ना। तो ये कहलाता है क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, जो हम कहाँ से करते हैं, बाय प्रिपेयरिंग लेजर अकाउंट्स, ठीक है। तो ये स्टेप 2 हो गई आपकी क्लासिफिकेशन, ठीक है। अच्छा, तो क्या अब इससे हमको रिजल्ट पता चल गए क्या? अभी भी सवाल वही है, क्या आपको नेट रिजल्ट्स पता चल गए क्या? ठीक है, कैसे? तो सर सेल्स का बैलेंस आ गया, परचेज का बैलेंस आ गया, तो क्या इस बैलेंस से अभी आपको पता चल गया आपको प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ? मैंने कहा नहीं, अभी इंफॉर्मेशन थोड़ी क्लासीफाई जरूर हुई है। हाँ, पहले तो मुझे कुछ पता नहीं चल रहा था, अब मुझे ये पता चल गया कि सेल्स कितनी है, परचेज कितनी है, रेंट कितना है, सैलरी कितनी है ना, इलेक्ट्रिसिटी का एक्सपेंस कितना है, ठीक है। ये सब चीज़ें मुझे पता चल गई, ठीक है। अच्छा, तो क्या सर इससे आपको आपका ऑब्जेक्टिव नेट प्रॉफिट नेट लॉस क्या है ये पता चल जाएगा क्या?
मैंने कहा नहीं, इसका मतलब काम अभी भी करना बाकी है, प्रोसेस खत्म नहीं हुआ है। नेक्स्ट स्टेप समराइजिंग। समराइजिंग में हमने क्या करना है, अब ये जो लेजर अकाउंट आपने बनाए हैं, है ना, इस इंफॉर्मेशन को क्लासिफाई करने के बाद और समराइज करना है, समरी बनानी है। अब इसकी समराइज करने के अंदर हमको 3 काम करने होते हैं। सबसे पहला ट्रायल बैलेंस बनाना होता है, दूसरा हम बनाते हैं ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और तीसरा हम बनाते हैं बैलेंस शीट। ट्रायल बैलेंस बनाने से, ट्रायल बैलेंस क्या होता है, ट्रायल बैलेंस कुछ नहीं है, वो आपने जितने भी लेजर अकाउंट प्रिपेयर किए ना उनके फाइनल बैलेंस की एक लिस्ट है। ट्रायल बैलेंस क्या है, हमने जितने भी लेजर अकाउंट प्रिपेयर किए उनके फाइनल बैलेंस की एक लिस्ट है। ओके, यस। तो स्टूडेंट्स हम बात कर रहे थे समराइजिंग की, समराइजिंग में हम बात कर रहे थे ट्रायल बैलेंस की। ट्रायल बैलेंस क्या होता है, आपने जितने भी लेजर अकाउंट बनाए हैं उनका जो फाइनल बैलेंस आया उसकी एक लिस्ट बन जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल सेल्स का जो लेजर अकाउंट था उसका फाइनल बैलेंस आया 1 लाख, तो अब अपने को बार बार उस लेजर अकाउंट के अंदर जाके देखना पड़ेगा कि उसका फाइनल टोटल क्या था, फाइनल बैलेंस क्या था। तो वो अपन बार बार उन लेजर अकाउंट्स को एक एक को देखने नहीं जाएं, उससे अच्छा है जितने भी लेजर बनाए उनके नाम लिख दो आप ऐसे, जैसे सेल्स, फिर परचेज, फिर रेंट, ठीक है, फिर जो भी आपका और कोई चीज़ आपको लिखनी है, फिर कैपिटल, कैश, है ना, जितने भी चीज़ें आपके, जितने भी ट्रांजेक्शन थे, जितने भी डिफरेंट लेजर आपके ओपन हुए हैं, उन सब लेजर का जो फाइनल बैलेंस उन टेबल में आया है जिसको हम बैलेंसिंग फिगर बोलते हैं, उनकी एक लिस्ट बना लो यहाँ पे आप। ठीक है, तो जैसे परचेज का 50,000 आ गया, रेंट का 1,000 आ गया, कैपिटल 1 लाख आ गई, ठीक है, जो भी बैलेंस है, ताकि अब अपने को बार बार उन लेजर के बैलेंसेस को चेक नहीं करना पड़ेगा। लेजर का कोई भी बैलेंस देखना है तो इस लिस्ट में देख लो कि फाइनल बैलेंस क्या था। इसको कहते हैं समराइज करना। देखो अपन ने समरी बना ली है ना, कहाँ अपन ने इतने सारे ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किए थे जर्नल में, फिर उनको ट्रांजेक्शंस को सबको मीनिंगफुल बनाने के लिए क्लासिफाई किया और सबको अलग अलग हेड्स में, एक पर्टिकुलर नेचर के हेड में उनको अपने अपने घर में भेज दिया, है ना। सेल्स वाले सेल्स में, परचेज वाले परचेज में, कैपिटल वाला कैपिटल में, कैश वाले कैश में, ठीक है, रेंट वाले रेंट में, ऐसे करके हमने इन्फॉर्मेशन को थोड़ा क्लासिफाई किया, मीनिंगफुल बनाया। फिर उस इन्फॉर्मेशन का जो फाइनल जो नेट बैलेंसेज आए सब अकाउंट के, उनकी एक लिस्ट और बना दी। तो अब अपने को शुरू से जो अपन ने काम किया है, आइडेंटिफाइंग से लेकर रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, उन सबका नेट सेल में क्या हुआ, ये बैलेंस आया। तो अपन ने क्या किया, इस इंफॉर्मेशन को, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को समराइज कर लिया, समरी बना ली। ठीक है, तो समरी बनाते हैं तो सबसे पहले समराइज करने के अंदर जो काम करते हैं, ट्रायल बैलेंस, जो एक लिस्ट बनती है फाइनल लेजर बैलेंसेस की, इस तरह से। ठीक है, उसके बाद अब समराइजिंग में सेकंड जो काम करना है वो करना है प्रिपरेशन ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, ये 2 लेजर और बनते हैं लास्ट ईयर एंड में, और इन लेजर्स को बनाने से, इन अकाउंट को बनाने से आपको पता चलता है आपका प्रॉफिट और लॉस। देखिए, आप जो प्रॉफिट और लॉस जानना चाहते थे ना, वो प्रॉफिट और लॉस आपको कितनी देर बाद मिला। पहले फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन आइडेंटिफाई किए, उसके बाद रिकॉर्ड किया, फिर क्लासिफाई किया, फिर समराइजिंग की स्टेज में आके पहले ट्रायल बैलेंस बनाया, और अब जाकर एक अकाउंट बना, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और उस अकाउंट का नेट रिजल्ट जो होगा, जो बैलेंस होगा, वो हमको क्या बताएगा कि इस साल हमको प्रॉफिट हुआ है या लॉस। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहां आके आपका प्रॉफिट एंड लॉस का जो काम है, जो आपका बेसिक पहला ऑब्जेक्टिव था टू असर्टेन प्रॉफिट एंड लॉस, वो यहां आकर पूरा होता है। मतलब इतने पूरे प्रोसेस को जब आप फॉलो करते हो तो उसके बाद आपको प्रॉफिट और लॉस मिलता है। इनमें से कोई भी एक भी हमने स्टेप्स डिस्कस किए वो एक भी स्किप नहीं हो सकती, वो एक के बाद एक सब इंटर रिलेटेड है। पहले वो परफॉर्म होगी, फिर सेकंड वो, थर्ड वो, इसी तरह से चलता रहेगा। यहां आकर आपको प्रॉफिट एंड लॉस, और एक और जो दूसरा ऑब्जेक्टिव था टू असर्टेन फाइनेंशियल पोजीशन। प्रॉफिटेबिलिटी अलग चीज है, और आपकी एसेट्स और लायबिलिटीज की पोजीशन एक पर्टिकुलर डेट पर क्या है, ये जानने के लिए, फाइनेंशियल पोजीशन पता करने के लिए हम बनाते हैं बैलेंस शीट। इससे आपको पता चल जाती है फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। ठीक है, ये फाइनेंशियल पोजीशन कैसे, जो क्या बताती है, वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, है ना। हम जानना चाह रहे थे ना, कौन हमसे पैसे मांगता है, हम किससे पैसे मांगते हैं, ठीक है, कितना कैपिटल पड़ा हुआ है, कितना कैश अवेलेबल है, कौन डेटर है, कौन क्रेडिटर है। ठीक है, ये टर्मिनोलॉजी अपन सेकंड चैप्टर में और अच्छे से पढ़ेंगे, फिर आपको बातें और समझ में आएगी। ये वैल्यू ऑफ एन एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑन अ पर्टिकुलर डेट,
ये एसेट और लायबिलिटी की वैल्यू P&L अकाउंट से नहीं पता चलती, यहाँ तो खाली प्रॉफिट लॉस पता चलता है। और यहाँ से क्या पता चलता है आपको, एसेट और लायबिलिटी की वैल्यू, उसके लिए क्या बनानी पड़ती है, बैलेंस शीट। ठीक है, ओके। अब जाके अपना ऑब्जेक्टिव जो था वो कंप्लीट होता है। समराइजिंग की स्टेज में आपको प्रॉफिट एंड लॉस पता भी चल गया और बैलेंस शीट बनाने से आपको फाइनेंशियल पोजीशन भी बिजनेस की पता चल गई, जहां एसेट और लायबिलिटीज को रिकॉर्ड किया जाता है। मजे की बात यह है कि ये सब जो काम अब मैंने आपको पहली डेफिनेशन में, पहले लेक्चर में बता दिए, ये सब काम करने में अपने को पूरा साल लग जाएगा। ये आखिरी चैप्टर है आपका फाइनल अकाउंट्स, जब जाके आप वहां ट्रेडिंग P&L और बैलेंस शीट बनाओगे। मतलब साल भर अपन एक एक चीज को सीखते जाएंगे, है ना। जर्नल पढ़ेंगे अपन लंबे समय तक, फिर लेजर अकाउंट बनाना सिखाएंगे, फिर आपको ट्रायल बैलेंस बनाना सिखाएंगे, ठीक है, फिर ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट। तो ये लास्ट चैप्टर है फाइनल अकाउंट्स अपना लगभग, ठीक है, बिल्कुल एंड के चैप्टर्स में आ जाता है। तब जाके आप सीखोगे प्रैक्टिकल करना। अभी तो मैंने खाली आपको प्रोसेस बताया, कैसे होगा ये सब, कैसे किया जाएगा ये सब अभी पता नहीं चलेगा, आज तो पहला दिन है। ठीक है, ये सब पूरे साल में हम करेंगे, धीरे धीरे एक एक चैप्टर पढ़ते जाएंगे, सारे इंडिविजुअल चैप्टर्स हैं ये, है ना, ये पढ़ते जाएंगे, हम आगे बढ़ते जाएंगे और देखते जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी खाली एक बार मैं आपको प्रोसेस समझा रहा हूँ। ओके सर, क्या हमारा अकाउंटिंग प्रोसेस, हमारे ऑब्जेक्टिव पूरे हो गए तो क्या हमारा अकाउंटिंग प्रोसेस खत्म हो गया? नहीं हुआ। अभी अगर आप डेफिनेशन पे वापस ध्यान देंगे तो उसमें लास्ट चीज लिख रखी है, एंड इंटरप्रिटिंग द रिजल्ट्स देयर ऑफ। अभी बच्चों ये हमारे 2 बेसिक ऑब्जेक्टिव तो पूरे हुए हैं, लेकिन सारे ऑब्जेक्टिव पूरे नहीं हुए। ठीक है, अभी एक स्टेप और बाकी है। समराइजिंग के बाद एक स्टेप और आती है एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन। ठीक है, अब हमको लास्ट में क्या करना है, एनालिसिस करना है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का, ठीक है, और साथ में उसको कम्युनिकेट करना है उसके यूजर्स तक। ठीक है, कम्युनिकेट करना है उसके यूजर्स तक। ठीक है, या फिर आप यूजर्स को कम्युनिकेट करोगे तो वो अपने लेवल पे भी एनालाइज कर सकते हैं। ठीक है, और आप सेल्फ एनालिसिस करने के लिए फॉर्म अपने खुद के एनालिसिस के लिए भी इंफॉर्मेशन यूज करती है। देखो ये काम जो है ना एनालिसिस का, ये काम सबसे ज्यादा इंटेलेक्चुअल है। इससे पहले जितनी भी स्टेप्स आपने फॉलो की वो सारी की सारी क्लरिकल थी, वो काम कोई भी कर सकता है जो थोड़ा बहुत नॉलेज रखता हो अकाउंटिंग का। ठीक है, सबसे टफेस्ट काम जो है वो, अब जो नेट रिजल्ट्स आ गए हैं उनका क्या सिर्फ हमारा एम इतना ही था कि हमको ये पता चल जाए कि प्रॉफिट लॉस कितना, फाइनेंशियल पोजीशन कितनी है? उससे तो सिर्फ आपका एक बहुत छोटा पार्ट हल होगा। उस इंफॉर्मेशन को यूज करना पड़ेगा, उस इंफॉर्मेशन को हमको यूज करना पड़ेगा। उस इंफॉर्मेशन को किस काम के लिए यूज करते हैं? सबसे इंपॉर्टेंटली डिसीजन मेकिंग के लिए। किस काम के लिए यूज करते हैं हम? डिसीजन मेकिंग के लिए। तो वो डिसीजन मेकिंग उस इंफॉर्मेशन के बेसिस पर होती है। उसके अंदर देखो सबसे बड़ा काम होता है एक तो डेटा का कंपैरिजन। क्या होता है? डेटा का कंपैरिजन। देखो इंफॉर्मेशन आएगी, फाइनल इंफॉर्मेशन अपने पास, तो उसका एनालिसिस होगा। एनालिसिस कैसे होगा? जैसे हम डेटा को क्या कर लें, कंपेयर कर लें। ठीक है, क्या मिलता है सर कंपैरिजन से? फॉर एग्जांपल 2 फर्म है एक जैसे नेचर की, है ना, एक बिजनेस अमित चलाता है, एक बिजनेस सुमित चलाता है। ठीक है, अमित और सुमित दोनों ही एक स्टेशनरी का बिजनेस करते हैं। किसका बिजनेस करते हैं? स्टेशनरी का। दोनों का वॉल्यूम ऑफ बिजनेस भी क्या है? सेम है। क्या है? वॉल्यूम ऑफ बिजनेस भी सेम, मतलब लगभग उतने ही अमाउंट का सेल होता है, एक ही जैसा बिजनेस है, उतने ही बड़े लेवल पे काम कर रहे हैं, दोनों एक जैसे हैं। अमित को तो प्रॉफिट होता है साल का 50,000 और सुमित को प्रॉफिट होता है 10,000। ठीक है, अब सुमित ये सोचता है कि भैया मेरे जितनी बड़ी दुकान है, लगभग मेरे जितनी सेल साल भर में उसकी होती है, तो मेरा प्रॉफिट 10,000 और उसका प्रॉफिट 50,000 कैसे, है ना। देखो ये प्रॉफिट आ चुका है 10,000 और 50,000, इसका मतलब बाकी का प्रोसेस फॉलो हो चुका है, मतलब समराइजिंग तक काम हो चुका है ना। दोनों का अपना अपने बिजनेस की अकाउंटिंग समराइजिंग की स्टेज तक तो हो चुकी है। अब ये बोल रहा है कि यार इसका 50,000 रुपए कैसे, वो कंपेयर कर रहा है। जब उसने सारा इंफॉर्मेशन कंपेयर किया, सारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स को देखा दोनों ने एक दूसरे के, तो सुमित को ये पता चला कि अमित जो है वो बहुत जगह खर्चे बचा रहा है। जैसे इसका ट्रांसपोर्टेशन का जो एक्सपेंस होता है वो बहुत ज्यादा होता है एज कंपेयर टू अमित। तो इसने देखा कि यार अमित इतने कम खर्चे में ट्रांसपोर्टेशन का काम कैसे कर लेता है। ठीक है, तो फिर उसने भी दिमाग लगाया कि मैं भी अपने ट्रांसपोर्टेशन के एक्सपेंस को कैसे कम कर सकता हूं। तो वो अपने अकॉर्डिंग अब क्या करेगा, अपने बिजनेस की स्ट्रेटेजी, अपने बिजनेस की डिसीजन मेकिंग लेगा और नई पॉलिसीज को फ्रेम आउट करेगा, और अब वो भी अपने ट्रांसपोर्टेशन को क्या कर लेगा, एक्सपेंस को कम करने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो देखो इस फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जो आ चुकी थी, है ना, नेट रिजल्ट्स जो आ चुके थे, उस डेटा को एनालाइज किया गया बाय कंपेयरिंग, कंपैरिजन का एक तरीका है ना। उस डेटा को एनालाइज किया गया और उस डेटा को एनालाइज करने के बाद
डिसीजन मेकिंग में सुमित ने इस डेटा को यूज किया कि कैसे वो अपने बिजनेस की फ्यूचर पॉलिसी बनाए जिससे उसकी भी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़े, उसकी भी ग्रोथ अच्छी हो। ठीक है, तो ये काम जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो जो इन्फॉर्मेशन अब आपके पास आ गई है, वो सिर्फ इसीलिए नहीं कि अगर प्रॉफिट हो गया तो खुश हो जाओ और लॉस आ गया तो दुख मना लो, नहीं, उसके बेसिस पर अब आपने फ्यूचर की पॉलिसीज को आप फ्रेम आउट करो, ये काम सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये काम कहाँ किया जाता है? एनालिसिस की स्टेज में, लास्ट में। और ये काम कौन करते हैं? बहुत ही हाईली इंटेलेक्चुअल लोग जो बहुत पढ़े लिखे होते हैं, इस फील्ड में बहुत एक्सपीरियंस्ड होते हैं। ठीक है, उनके लिए ये काम होता है एनालिसिस करना, जिसके लिए बड़े बड़े आपके प्रोफेशनल्स को हायर किया जाता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को, एमबीएस को। ठीक है, ओके, फाइनेंशियल एनालिस्ट को, है ना, ओके। चलिए, और कम्युनिकेट टू इट्स यूजर्स। अच्छा, अब ये अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन जिस जिसके काम की है उसको ये कम्युनिकेट करता है, बिजनेस इस इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेट करता है, फैलाता है जिस जिसके ये काम की है। क्योंकि हर आदमी बहुत सारे डिसीजंस आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को देख के लेता है। जैसे आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के यूजर्स कौन होंगे, किसको जरूरत होगी आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स की, आपके नेट रिजल्ट्स की, कौन कौन जानना चाहता है, हु आर द इंटरेस्टेड पार्टीज, किस किस को आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में इंटरेस्ट होगा। देखिए, वैसे अपन ये सेपरेटली पढ़ेंगे, मैं अभी शॉर्ट में बता रहा हूं। जैसे फॉर एग्जाम्पल बैंक, गवर्नमेंट, है ना, आपका खुद का मैनेजमेंट, है ना, एम्प्लॉइज, है ना, क्रेडिटर्स, इन सबको आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स का इन सबको ये इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट की जाती है, क्योंकि इन सब के लिए ये इंफॉर्मेशन काम की है। कैसे काम की है? देखो, जैसे आप बैंक के पास लोन लेने गए, क्या किया आपने? आप बैंक के पास लोन लेने गए, आपने बैंक को कहा, बैंक मुझे एक काम कर, मुझे 5 करोड़ रुपए का लोन दे दे। ठीक है, बैंक वाले ने कहा अच्छी बात है सर, हम बिल्कुल आपको लोन दे देते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ठीक है, अच्छा तो बताइए 5 करोड़ रुपए का लोन आपको चाहिए? हाँ। वो कहता है अच्छा एक काम करना, आप जरा अपने पिछले 3 साल के या 5 साल के बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेरे यहाँ लेके आना, मैं आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स देखना चाहता हूँ। ठीक है, ठीक है, हम अगले दिन लेके पहुंचे हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स, उसमें हमको पिछले 5 साल में कभी भी 50,000 रुपए से ज़्यादा का प्रॉफिट नहीं हुआ है, और हमारी टोटल बिजनेस की जो नेट वर्थ है वही खुद 50 लाख रुपए है, और हमको प्रॉफिट खाली 50,000 से या 1 लाख रुपए से ज़्यादा कभी हुआ ही नहीं आज तक। ठीक है, टोटल सारी हमारी एसेट वेसेट सबकी वैल्यू भी मिला लें तो खाली 50 लाख रुपए का हमारा टोटल बिजनेस का वर्थ है, और हम लोन कितने का मांग रहे हैं? 5 करोड़ रुपए का। तो बैंक अपने को कहेगा इधर भैया पहले अपने दिमाग का इलाज करा, तेरा बिजनेस खाली 50 लाख का, टोटल प्रॉफिट तेरे को कभी 50,000 से ज़्यादा का होता नहीं। ठीक है, तू 5 करोड़ रुपए कहाँ से दे दें हम, तेरे को किस बेस पे दे दें, है ना? तो वो अपने को लोन प्रोवाइड नहीं करेगा। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को के अंदर किसका इंटरेस्ट था? बैंक का। क्यों? क्योंकि वो हमको फाइनेंस प्रोवाइड करता है। तो जब हम कभी लोन वगैरह लेने जाते हैं तो ये हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ये इन्फॉर्मेशन हमको किसको दिखानी पड़ती है? हमारे बैंक को भी दिखानी पड़ती है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को भी दिखानी पड़ती है, तो वो इसके यूजर्स हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन हमने बैंक को क्या की? कम्युनिकेट की। जब हम अगले दिन वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स लेके गए ना वहाँ, तो ये कम्युनिकेशन था किसका? हमारी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन का। ये एक्सटर्नल पार्टी है बैंक, है ना, बिजनेस से बाहर की पार्टी जो हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में इंटरेस्टेड थी। उसी तरह से गवर्नमेंट, हम जब टैक्स भरने गए, ठीक है, हमने हमारे इनडायरेक्ट टैक्सेस जो भी भरने थे वो भरे, ठीक है, जीएसटी भरा, तो अपन ने जाके कह दिया लो 500 रुपये हमने जीएसटी भर दिया। ठीक है, हमने सरकार को कहा लो हमारी तरफ से 500 रुपये का जीएसटी, जाओ मजे करो। गवर्नमेंट ने कहा ऐसे नहीं, आप एक काम करो, आपने कैसे कह दिया कि 500 रुपये जीएसटी? मैंने कहा मेरे मन में आया आपको 500 रुपये का जीएसटी दे देता हूँ, दे दिया। गवर्नमेंट ने कहा ऐसे नहीं, आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स लेके आओ। वहाँ से उसने हमारी सारी सेल और परचेज देखी, और फिर उसने कैलकुलेट किया कि इतना टैक्स आपका बनना चाहिए और आप इतना ही दे रहे हो। ठीक है, तो गवर्नमेंट भी हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में इंटरेस्टेड थी, तो हमको हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स की जो इन्फॉर्मेशन वो किसको कम्युनिकेट करनी पड़ी? गवर्नमेंट को। तो गवर्नमेंट भी एक यूजर है। ठीक है, क्रेडिटर्स, जो लोग हमको उधार पे सामान देते हैं, हमारी फर्म, हमारा बिजनेस जिन भी लोगों से उधार पे सामान परचेज करता है ना, गुड्स परचेज करता है, वो लोग हमारे क्रेडिटर कहलाते हैं। और डिटेल में अपन अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। हम जो सामान उधार पे हम जिससे लेके आते हैं वो हमारे क्रेडिटर्स होते हैं। तो मैंने जैसे मैं पेन जिस सप्लायर से लेकर आता हूँ, उस सप्लायर को मैंने बोला कि भैया एक काम करना, मुझे 30,000 रुपये के पेन भिजवा दे, पैसे बाद में दे दूंगा। ठीक है, तो वो मेरी क्रेडिट वर्दीनेस देखेगा, वो ये देखेगा कि ये आदमी को 30,000 रुपये देने लायक है भी या नहीं है। तो वो कहेगा भैया अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स दिखाना, तो वहां से वो मेरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को देख के देखेगा कि क्या इसको 30,000 रुपये का उधार देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। ये भी एक यूजर है हमारी इंफॉर्मेशन का, हमको इसको भी कम्युनिकेट करना पड़ेगा। मैनेजमेंट, खुद बिजनेस का मैनेजमेंट, खुद ओनर, वो भी उसके ये इंटरनल यूजर है उस इंफॉर्मेशन के, तभी तो वो इस तरह के डिसीजन
ले पाएंगे। सुमित नाम के ओनर ने और उसके मैनेजमेंट ने ये इन्फॉर्मेशन एनालाइज की कंपेयर करके, और फिर उन्होंने डिसीजन लिया कि अब हम यहाँ से ट्रांसपोर्टेशन नहीं करके वहाँ से करेंगे, या एक बार में हम इतना सामान मंगवा लेंगे, या जो भी पॉलिसी उन्होंने डिसाइड की वो पॉलिसी उन्होंने डिसाइड की ऑन द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। तो ये इन्फॉर्मेशन सबसे पहले जब मैनेजमेंट को कम्युनिकेट की गई, जो कि उसका एक यूजर है, उस इन्फॉर्मेशन को यूज करने वाला एक आइडेंटिटी है, तो उसने जब इस इंफॉर्मेशन को यूज किया तो वो भी एक यूजर बन गया। और मैनेजमेंट क्यों यूज करता है? फॉर डिसीजन मेकिंग। ठीक है। एम्प्लॉइज, किसी भी फर्म के एम्प्लॉइज हैं वो भी उसके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में इंटरेस्टेड होते हैं। क्यों? क्योंकि अगर बिजनेस अच्छा ग्रो करेगा तभी तो उनका भी सर्वाइवर और उनकी भी सैलरी और उनकी भी इनकम बढ़ती जाएगी। ठीक है। सर्वाइवर स्टेबल रहेगा। अगर उनका बिजनेस लॉस में जा रहा है तो जहां काम कर रहे हैं वहां बहुत लॉसेस हो रहे हैं, तो उनकी नौकरी भी बहुत ज्यादा समय तक नहीं चल पाएगी, है ना। तो इसलिए एम्प्लॉइज भी इंटरेस्टेड होते हैं, तो वो भी हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स की इन्फॉर्मेशन में इंटरेस्टेड है। तो ये जो जितने भी यूजर्स हमने देखे यहाँ पर और भी डिस्कस करेंगे, तो इन सारे यूजर्स को इस अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को क्या किया जाता है? कम्युनिकेट। ठीक है। वेरियस रीजंस के कारण जो भी हमने डिस्कस किए, और इस तरह से आपका अकाउंटिंग का जो पूरा प्रोसेस है वो खत्म हो जाता है अब जाके। तो अकाउंटिंग का प्रोसेस स्टार्ट होता है फ्रॉम आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, फिर रिकॉर्डिंग इन द बुक्स ऑफ जर्नल, फिर क्लासिफिकेशन इन लेजर अकाउंट, देन समराइजिंग बाय प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ द बिजनेस, एंड देन एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टू इट्स यूजर्स। इस पूरी सीरीज ऑफ एक्टिविटीज को आपने कहा द प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग। क्या बोला आपने? प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है। ये सारा प्रोसेस ही अकाउंटिंग है, और ये इसकी स्टेप्स हैं वेरियस, है ना। प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग स्टेप बाय स्टेप चल रहा है, और इस सारी एक्टिविटीज को जब आप एक साथ परफॉर्म करते हो एक सीरियल ऑर्डर में, तब जाके ये क्या कहलाती है? अकाउंटिंग। तो अब आई होप आपको अकाउंटिंग का मीनिंग पता चल गया होगा। अकाउंटिंग कोई एक सिंपल चीज नहीं जिसको हम डिफाइन कर सकें। ये सीरीज ऑफ एक्टिविटीज जो फॉलो करते हैं, उस पूरे प्रोसेस को क्या कहा जाता है? अकाउंटिंग कहा जाता है। ठीक है। अच्छा, जबकि आपके सब्जेक्ट का नाम अकाउंटेंसी है, अकाउंटिंग आपका सब्जेक्ट नहीं है। अकाउंटिंग तो हम पढ़ रहे हैं और आपका सब्जेक्ट है अकाउंटेंसी। इसका डिफरेंस मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, और बड़ी मजेदार चीजें हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। आई होप आपको बड़ा मजा आया होगा, और मैंने बहुत कोशिश की आपको 30-40 मिनट खाली मैंने अकाउंटिंग की डेफिनेशन समझाई है, लेकिन इस डेफिनेशन के साथ साथ हमको अकाउंटिंग का पूरा प्रोसेस भी समझ में आ गया जो हमने डिस्कस किया है, जो नेक्स्ट वीडियो के स्टार्टिंग में मैं आपको फिर रिवाइज कराऊंगा। फिर हम ऑब्जेक्टिव्स, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस की तरफ चलेंगे और फर्स्ट चैप्टर हमारा खत्म करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आपको अच्छे समझ में आया होगा। इसी तरह से हमको बहुत डिटेल में चीजें शुरू से समझनी है, तब जाके हमारे बेसिक्स बहुत अच्छे होते हैं, और तभी जाके हम फ्यूचर में कुछ बहुत अच्छा कर पाते हैं। वरना मैं भी चाहता बेटा तो आपको सिर्फ डेफिनेशन लिख देता, ठीक है, थोड़ा सा समझा देता और अपना प्रोसेस चला लेता। आधे घंटे में तो लोग फर्स्ट चैप्टर भी पूरा खत्म कर देते हैं। ठीक है। मैंने तो सिर्फ डेफिनेशन और प्रोसेस बताया है, अभी तो फर्स्ट चैप्टर भी खत्म नहीं हुआ अपना, उसमें भी एक दो क्लास और लगेगी अपने को। ठीक है। तो बहुत अच्छे से पढ़िए, बहुत मजे से पढ़िए, और बहुत डेप्थ नॉलेज लीजिए किसी भी चीज का, तभी जाके आप सक्सेसफुल हो पाओगे आगे लाइफ में। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ में आया। नेक्स्ट वीडियो में हम सब डिस्कस करते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच। और कोई भी क्वेरी, कुछ भी आपको डाउट है तो आप मुझे व्हाट्सएप या मेरे को कॉल कभी भी कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू वेरी मच।